भारतेंदु मंडल। भारतेंदु मंडल से तात्पर्य भारतेंदु युग के उन साहित्यकारों से है जिन्होंने भारतेंदु के प्रभाव में आकर लिखना प्रारंभ किया था और उनकी रचनाओं में भारतेंदु के साहित्य की झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। आइए भारतेंदु मंडल का अर्थ होता है समूह। भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के विषय में पढ़ते हैं। पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। इनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने सन 1868 में कविवचन सुधा तथा सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन से एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकट हुआ। भारतेंदु के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को, विशेषकर हिंदी भाषा और साहित्य को उन्नत, समृद्ध और बहुमुखी बनाना था। उसे नवीन राष्ट्रीय चेतना से संपृक्त करना था। अपनी इसी एकांत साहित्य निष्ठा के कारण वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण साहित्य गतिविधियों के केंद्र और प्रेरक बन गए थे। भारतेंदु के सामने हिंदी गद्य की दो विधाएं काफी महत्व की थीं, एक नाटक, दूसरा निबंध। भारतेंदु के पहले हिंदी में ना तो नाटक लिखे जाते थे और ना ही अपना कोई रंगमंच था। इन्होंने हिंदी साहित्य को उन्नत करने के लिए कई नाटकों की रचना की, फिर उसे जन जन तक पहुंचाने और नवजागरण के लिए मंचित भी किया। इस प्रकार भारतेंदु को हिंदी नाटकों के साथ साथ रंगमंच का भी जन्मदाता माना जाता है। निबंध के क्षेत्र में भारतेंदु ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। इनके पूर्व हिंदी निबंध के नाम पर कुछ धार्मिक उपदेश, प्रवचन, सिद्धांत परिचय तो मिल जाता है, पर साहित्यिक निबंध नहीं मिलता। भारतेंदु के निबंधों में उनकी प्रगतिशील मान्यताएं, व्यंग, विनोद, उदारता, सजीवता आदि के दर्शन होते हैं। नाटक के सर्वजन हिताय वाली प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए नाट्य उपयुक्त भाषा का प्रयोग किया, परंतु निबंध के विशिष्ट पाठकों, रचनाकारों के मार्गदर्शन आदि को ध्यान में रखकर गुरु गंभीरता का भी परिचय दिया। इन दोनों गतिविधियों में उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता दी थी। भारतेंदु ने मौलिक तथा अनुदित कुल 17 नाटकों की रचना की। मौलिक नाटकों में वैदिकी, हिंसा, इंसानोभवति, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप आदि हैं। उन्होंने हिंदी नाटकों को साहित्यिक ऊंचाई देने के लिए संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला से अनुवाद भी किया। उनके अनुवादित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबना, धनंजय, विजय, मुद्रा, राक्षस, भारत जननी आदि अनुदित नाटक प्रमुख हैं। इनके नाटकों, निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों की जगह तद्भव शब्दों का प्रयोग तथा मुहावरों और लोकोक्तियों में सर्वजन ग्राह्य रमण रूप देखने को मिलता है। इन्होंने अपने नाटकों को यथार्थ से जोड़ा। हिंदी में प्रहसन लिखने का सूत्रपात भी भारतेंदु जी ने किया था।
इस मंडल के दूसरे साहित्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की गणना इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार, नाटककार और पत्रकार के रूप में होती है। इन्होंने हिंदी गद्य को उन्मुक्त और व्यंग विनोदपूर्ण स्वभाव दिया। इनकी प्रकृति ही विनोदशील थी। इन्होंने भाव, पेट, नाक आदि से लेकर प्रताप चरित, दान, जुआ जैसे विषयों पर निबंध लिखे। साथ ही नास्तिक, शिवमूर्ति, ईश्वर की मुक्ति जैसे गंभीर विषयों पर भी निबंध लिखे। इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों को भी अपने निबंध लेखन का विषय बनाया। इनके निबंध व्यक्तिनिष्ठ शैली के सुंदर उदाहरण हैं। यही सहज उमंग की धारा संगीत, शाकुंतल, कलि, कौतुक, रूपक, कुंवारी, खुंवारी आदि नाटकों में मिलती है। युग चेतना की अभिव्यक्ति इन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। इनके व्यंग्य की तलखी तिलमिला देने वाली होती है। इन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका का कई वर्षों तक संपादन किया। इनकी भाषा स्वच्छ, बोलचाल की चपलता और भाव-भंगिमा से ओतप्रोत रही है। कहावतों, मुहावरों आदि का खूब प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा ग्राम्य सहजता से युक्त थी। 38 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। भारतेंदु मंडल के तीसरे सबसे प्रभावी साहित्यकार थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। 1844 से 1914 तक भट्ट जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण गद्यकार हैं। आर्थिक अभाव के रहते हुए भी अपने मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप को एकाकी रूप में लगभग 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्होंने राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर अत्यंत रोचक निबंध लिखे। इनके निबंधों में विचारों की मौलिकता, विषय की व्यापकता और शैली की रोचकता आदि गुण मिलते हैं। इन्होंने विषय रूप में सहज और मामूली बातों को आधार बनाया, जैसे नाक, कान, भौं आदि। निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे, जो क्रमशः हिंदी प्रदीप में छपे। इनके मौलिक नाटकों में दमयंती, स्वयंवर, वेणु संहार, कलिराज की सभा, बाल विवाह आदि प्रमुख हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान नामक 2 उपन्यासों की रचना भी की है। भाषा पर भट्ट जी का असाधारण अधिकार था। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग उनकी सामर्थ्य का द्योतक है। उनके निबंधों के प्रतिपादन का ढंग भी इतना सरल है कि पढ़ने में कथा सा आनंद आता है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। भट्ट जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। निबंधों के बीच में संस्कृत के श्लोक उद्धृत कर अपने विचारों को शास्त्र तथा पुराने विद्वानों के विचारों के मेल में रखकर अच्छी तरह से पुष्टि करते जाते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग के कारण निबंधों में व्यंग और वक्र व्यंजना का सुंदर परिपाक हुआ है। हास्य को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। भारतेंदु मंडल के चौथे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन 1855 से 1923। भारतेंदु मंडल के तीसरे महत्वपूर्ण रचनाकार प्रेमघन हैं। इन्होंने आनंद कादंबनी पत्रिका के माध्यम से हिंदी और हिंदुस्तान की जैसी सेवा की है, वो आज भी स्मरणीय है। इसके अलावा नागरी पत्रिका का संपादन भी किया। इन पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के विनोदपूर्ण प्रहसन निरंतर
निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। इनके निबंधों की शैली उपर्युक्त लेखकों से भिन्न थी, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता के साथ साथ कहीं कहीं बोलचाल के चुभते हुए शब्द भी आ जाते हैं। यह कलाकार की भांति भाषा को गढ़ा करते थे, यानी जैसा कलाकार होगा वैसे उसकी भाषा होगी। इनके निबंधों की शैली भाव प्रधान है। इनकी शैली सबसे विलक्षण थी। यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। भाषा शैली में अनुप्राण प्रियता और तुकबंदी का मूल लक्षित होता है। इन्होंने देश की राजनीतिक और सामाजिक जीवन की दुर्व्यवस्थाओं को अपने प्रहसनों में बखूबी चित्रित किया है। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन इनके उल्लेखनीय नाटक हैं। इन्होंने आनंद कादंबरी के माध्यम से हिंदी आलोचना की दिशा तय करने में योगदान दिया। भारतेंदु मंडल के 5वें जो साहित्यकार हैं उनका नाम है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह भी इस युग के यशस्वी रचनाकार हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों धाराओं को पुष्ट किया। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। इनका लिखा श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास काव्य गुणों से परिपूर्ण एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनकी गद्य रचनाओं में आलंकारिक चमत्कार तथा तत्सम शब्दों के आधिक्य ने खड़ी बोली की शिथिल परंपरा को समर्थ किया। भारतेंदु मंडल के छठे रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में प्रसिद्ध हैं। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आधुनिक अर्थों में यही पहला उपन्यास है जिसमें सामाजिक जीवन को चित्रित करने का प्रयास मिलता है। इनकी गद्य की भाषा में दिल्ली का माधुर्य दृष्टिगत होता है। इन्होंने कई नाटक भी लिखे। इनके नाटकों में प्रहलाद चरित्र, रणधीर मोहिनी और संयोगता स्वयंवर आदि हैं। इनके लिखे नाटक अपने समय में काफ़ी चर्चा और वाद विवाद के विषय रहे थे। इनका रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटक उस समय अधिक चर्चा में रहा। यह नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पर लिखा गया। इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई और ये दुखांत है। भारतेंदु मंडल के 7वें साहित्यकार अंबिका दत्त व्यास संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान और ब्रजभाषा के सिद्ध कवि थे। अंबिका दत्त व्यास इन्होंने भारत सौभाग्य और गो संकट जैसे नाटकों में तत्कालीन परिस्थितियों को अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त ललित नाटिका और मन की उमंग नामक नाटिकाएं भी उन्होंने लिखी हैं। 8वें रचनाकार भारतेंदु मंडल के राधा कृष्ण दास भारतेंदु के सृजनशील व्यक्तित्व से सर्वाधिक प्रभावित रचनाकारों में बाबू राधा कृष्ण दास जी थे। उन्होंने भारतेंदु का अधूरा नाटक सती प्रताप पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था। उनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप है, जो संवत 1954 में समाप्त हुआ। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय रहा और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निस्सहाय हिंदू नामक एक लघु उपन्यास भी लिखा। इनकी गद्य रचनाओं की भाषा सरल और सहज है, जिसमें ब्रजभाषा तथा पूर्वी प्रयोग का रंग भी दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने
भारत सौभाग्य और गो संकट जैसे नाटकों में तत्कालीन परिस्थितियों को अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त ललित नाटिका और मन की उमंग नामक नाटिकाएं भी उन्होंने लिखी हैं। अब सारांश देखिए। इस प्रकार देखा जा सकता है कि आरंभिक गद्य स्वाधीनता की चेतना के अनुरूप आत्मनिर्भर और सुसंगठित होने की दिशा में बढ़ रहा था। भारतीय युग के सभी गद्य लेखक हिंदी के परंपरागत मूल प्रवृत्ति को पहचानते थे। भारतीय और उनके समकालीन लेखकों में व्यंग्य की वह धार थी जो आगे चलकर यथार्थवादी रचनाशीलता का आधार बनी। निबंध समालोचना के अतिरिक्त यात्रा वृत्तांत जैसे गद्य रूप भी देखने को मिलने लगे थे। विषय में व्यापकता आने लगी थी और अंग्रेजी व्यवस्था के अंतर विरोध की पहचान भी मिल रही थी। इस प्रकार भारतीय मंडल द्वारा जो साहित्य रचा गया वह आधुनिक युग का प्रारंभिक साहित्य है, जो अपने परवर्ती साहित्यकारों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है और जिस पर द्विवेदी युग, छायावाद जैसे आधुनिक युग टिके हुए हैं।